पाकिस्तान ने फिस्कल ईयर 2026-27 का बजट एक ऐसे वक्त में पेश किया है जब मुल्क को बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट के साथ साथ महदूद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और IMF प्रोग्राम की शराइत का भी सामना है। अब जुलाई 2025 से मई 2026 के दौरान हम मुल्क के एक्सपोर्ट्स के फिगर्स देखें तो ये कम होकर 27.9 अरब डॉलर रह जाते हैं, जबकि इंपोर्ट्स बढ़कर 62.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अब नतीजा निकला कि ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 34.8 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। इसी पस मंजर में हुकूमत ने बजट को फोकस किया और एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जाए, उसका एक फोकस रहा। टैक्स नेट में एग्जेम्पशन की जाए और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की हौसला अफजाई और फिर टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन की जाए। हुकूमत का ख्याल है कि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेबल होंगे, बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा और इकनॉमी को मजबूत बुनियादें मिल सकेंगी। अब इस बजट में सबसे ज़्यादा रिलीफ एक्सपोर्ट सेक्टर को ही दिया गया। IT सेक्टर के एक्सपोर्ट इनकम पर 0.25% फाइनल टैक्स की रियायत जून 2019 तक बरकरार रखी गई। एक्सपोर्टर्स के लिए जो सुपर टैक्स था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। ये फैसला बहुत ही अहम है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ानी है। और फिर हम एमर्जिंग सेक्टर IT के नंबर्स देखते हैं तो IT और टेलीकॉम एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 2026 के पहले 11 माह में तकरीबन 4.2 अरब डॉलर तक पहुंची है, जो सालाना बुनियाद पर 20% का इजाफा है। अब IT सेक्टर की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये दीगर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निस्बत कम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है। जो दीगर हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का या और शोबों का है उसमें फिर हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है, तो इस शोबे की तरक्की से कीमती फॉरेन एक्सचेंज हासिल होता है, जबकि एनर्जी और लॉजिस्टिक्स पर निस्बतन कम दबाव पड़ता है। अब हुकूमत ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी के साथ इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी में भी कमी की तजवीज़ दी है। इस इक़दाम का मकसद मकामी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना और आलमी मंडी में कंपैटिबिलिटी को बढ़ाना है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी नुमाया मराद दी गई हैं। कंस्ट्रक्शन का सेक्टर सिर्फ जायदाद तक महदूद नहीं बल्कि सीमेंट के साथ सरिया और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ इंजीनियरिंग और लाखों मजदूरों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। फिस्कल ईयर 2026 में इस सेक्टर ने 5.7% ग्रोथ रिकॉर्ड की थी और हुकूमत को उम्मीद है कि नए टैक्स रिलीफ के बाद अब इसमें मजीद तेजी आएगी। फिर छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स आसान स्कीम मुतारिफ कराई गई है। सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले ताजिर सिर्फ 1% टर्नओवर या कम से कम 25,000 रुपए अदा करके अपनी टैक्स जिम्मेदारी पूरी कर सकेंगे। उन्हें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ विद होल्डिंग एजेंट की जिम्मेदारी और मामूल के मुआयनों से भी एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन बजट का सबसे बड़ा तजाद यहीं सामने आता है। एक तरफ हुकूमत इन्वेस्टमेंट और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए मुराद दे रही है, लेकिन साथ ही तरक्याती अखराजात बहुत हद तक महदूद कर दिए गए। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1.1 खरब रुपए तक महदूद रखा गया, जो मंजूर शुदा सतह से भी 126 अरब रुपए कम है। फिर वजारतों ने तकरीबन 4 खरब रुपए के तरक्याती फंड तलब किए थे और जारी मनसूबों के लिए तकरीबन 3 खरब रुपए की कमी मौजूद है। अब ये सारी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल में कैसे हम जो आने वाले फिस्कल टारगेट्स हैं वो पूरे कर सकेंगे, तो इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर इकराम इकोनॉमी और टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एक्सपोर्टर्स को बड़ी हद तक रिलीफ दिया गया, इससे हमारी एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा मुमकिन हो सकेगा, लेकिन फिर साथ ही साथ टैक्स रिलीफ जब आप दे रहे हैं, FBR का टारगेट बढ़ा रहे हैं तो वो 15 खरब रुपए FBR फिर कहाँ से लेकर आएगा जब मुख्तलिफ सेक्टर्स को हमने इतना सारा रिलीफ दे दिया? बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त गुड्स के वाली जो हमारी एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा दबाव का शिकार इसलिए है कि इस पर कॉर्पोरेट रेट 29%, पहले सुपर टैक्स था, अब सुपर टैक्स उस पर ख़त्म किए। अच्छी बात की है कि एक्सपोर्ट का जो है वो सुपर टैक्स का कोई जवाब नहीं वहाँ बनता था। दूसरी तरफ जो सर्विसेज की है, जिसमें ख़ासतौर पर IT है, जैसे आपने फरमाया कि ये बहुत ही पोटेंशियल रखता है, मगर इसमें मसला दो है। एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। अभी तक देखिए कि हम जो हमारे इस वक्त इंटरनेट की स्पीड्स हैं और जिस तरह की काम चाहिए, तो ज़्यादा वहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन की ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि जो रूटीन की चीज़ें हैं अब वो ज़ाहिर है आगे जाकर AI से बनेंगी। तो यहाँ पे भी हमें सर्टिफिकेशन अपने नौजवानों को वो दिलवानी पड़ेगी जहाँ वो AI के भी एक्सपर्ट हों और आगे कुछ वैल्यू एडिशन कर सके। क्योंकि 4-1 बिलियन ठीक है, बहुत हमें हौसला अफजाई लगती है, मगर अगर आप अपनी पीयर कंट्रीज में देखें तो वहाँ तो ये 25, 30, 40 बिलियन बहुत मामूली सी बात है। तो इस लिहाज से हमें दोनों तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो गुड्स वाला हमारा सेक्टर है वहाँ बिजली भी महंगी है और आपने जैसे फरमाया कि इनपुट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, जिसको अब कुछ कम करने की इम्पोर्टेड चीज़ों को, मगर वो हम क्यों इम्पोर्ट करते हैं? क्या हम अपनी कॉटन बेल्स खुद पैदा नहीं कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे जिप्स भी नहीं बना सकते हैं? तो जो अलाइड इंडस्ट्री है वो चाहिए था कि एक्सपोर्ट की यहाँ पाकिस्तान में पैदा की जाए,
बजाय कि हर चीज़ हम इंपोर्ट करें। इस ज़माने में हमारी कॉटन लिंट इजिप्ट से भी बेहतर होती थी, या कम से कम उनके मुकाबले की थी, और उसमें हम बहुत पैसा कमाते थे उसकी एक्सपोर्ट से, यानी कि अपनी नीड पूरी करके हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। अब देखिए कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें कई मिलियंस वहाँ से जो है वो लेने पड़ते हैं। बाहर से कई मिलियंस बेल्स मंगवा रहे हैं हम। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है मेरे हिसाब से, और इसको हमें हर हाल में दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली चीज़ पे तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हम ज़्यादा बहुत पॉपुलेशन वाला मुल्क है और हमें हर हाल में बहुत बड़ी पॉपुलेशन को भी कैटर फॉर करना है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है, जहाँ खास तौर पर हम वहाँ से एक्सपोर्ट सरप्लस निकाल सकते हैं, वो हमें नहीं किया। सिट्रस जैसे हमारे यहाँ अच्छा होता है, मगर हम सिट्रस से जूस नहीं बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बार्ले अच्छा होता है, मगर हम बार्लेस की ड्रिंक्स नहीं बनाते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ होती है। तो तवज्जो इस बात की तरफ हुकूमत को ज़्यादा देनी चाहिए कि जो एग्रो बेस्ड जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, उससे एक और भी फायदा होगा कि जो दही इलाके हैं, अगर वहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगेंगी तो शहरों की तरफ रुझान भी कम होगा और वो इलाके भी डेवलप होंगे। तो ये डेवलपमेंट का मॉडल होलिस्टिक होना चाहिए, जिसमें कि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हमारा मेरे ख्याल में तो अभी देखिए ईरान के साथ चीज़ें खुलेंगी तो आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ चावल और बाकी चीज़ें वहाँ बहुत बड़ी मकदार में जा पाएंगी, और उसके बदले हम पेट्रोल उनसे और गैस वगैरह ले सकेंगे। तो हमें अभी से तवज्जो करनी चाहिए, और अपनी एग्रीकल्चर की जो कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि वहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ फसलें उगाएं, वहाँ हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी चाहिए। और आईटी में मेरा ये मौक़िफ़ है कि आईटी में अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बड़े क्लास के आईटी स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे लड़के बैठकर कभी आईएमआईटी से और कभी वो समझिए कि जो टॉप वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ फ्री कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, वो सर्टिफिकेशन हासिल करेंगे तो उन्हें बाहर से अच्छा काम भी मिलेगा और उनके जहन भी खुलेंगे। अभी जो हम आईटी पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही, यानी कि आप समझिए कि अब वो सीधा हो चुकी है एआई के आने के बाद। अब प्रोग्रामिंग का भी इतना स्कोप नहीं रहा, छोटे मोटे प्रोग्राम क्या, अच्छे खासे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम अब एआई खुद लिख लेती है। तो हमें चेंजिंग वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और अगर 3-4 चीज़ों पे हम तवज्जो कर लें तो हमारा यूथ पल्स भी, और जो हमारी लैंड के अंदर कैपेसिटी है तो वहाँ से एग्रो बेस्ड सरप्लस कम से कम भी मैं समझता हूँ हम 100 बिलियन का, तो देखिए वहाँ तो फसलें 3-4 भी साल में ली जा सकती हैं। प्रोसेसिंग अगर हम वहाँ जदीद करें और वहाँ हम अच्छे बीज इस्तेमाल करें तो हमारी एग्रीकल्चर में बहुत जान है, और वहाँ बहुत बड़ी फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और वहाँ से हम इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सरप्लस भी निकाल सकेंगे। सही। तो इकराम साहब, ये अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या दीगर इंडस्ट्रीज़ को या एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें जिस तरह ये ग्रो करना है या जो मशवरा आप दे रहे हैं, तो ये पिछले 1.5 साल में, क्योंकि 1.5 साल पहले उड़ान पाकिस्तान नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और उसमें हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को 5 साल में डबल करना था, तो इस 1.5 साल में क्या इस ट्रैक पर चलते हुए आपने हुकूमत को देखा, कोई ऐसी पॉलिसी साजी हुई, कोई अपना हाउस इन ऑर्डर करने की कोशिश की गई? क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है तो ये पिछले 4 माह की बात है, उससे पहले भी 11-12 माह गुजर चुके थे, प्रोग्राम अनाउंस हुए, तो उस जानिब हुकूमत ने कुछ इकदाम किए हैं। पिछला बजट भी आया और ये दूसरा बजट है उस प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के बाद, कोई ऐसा नज़र आया आपको कि हाँ जी सही सहमत? जी, ये बहुत पर्टिनेंट आपका सवाल है। असल में उड़ान पाकिस्तान को उस तरह से ओन तो किया नहीं गया कि उसको हम अपनी फिस्कल और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट बनाते। वो तो एक समझिए कि एक प्लान दे दिया गया, मगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में होने की वजह से जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का प्लान है उस पर अमल कर रहे हैं। फिर वजीर आजम मोतो ने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो फोकस दुरुस्त होना चाहिए उस प्लान में भी, उड़ान में भी कोई खराबी नहीं है, अच्छे ऊपर के टारगेट रखे गए हैं, मगर आप कभी कभी ऐसा करते हैं कि अपने टारगेट जरा ज्यादा रखते हैं ताकि कम से कम आप उनमें से ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके। ये कि उड़ान तो ऊंची रखते हैं तो कोशिश भी फिर आप ऊंची लेने की कोशिश करते हैं, मगर रियलिस्टिक भी होने चाहिए मेरे हिसाब से। जब मैं उड़ान पाकिस्तान को देखता हूं तो उसके टारगेट तो बहुत खुश और बहुत ही खुशकुन है, मगर असल में उनकी स्ट्रेटेजी टू अचीव दैट वो बिल्कुल मिसिंग होती है। तो आप कोई ऐसा प्लान नहीं बना सकते जिसके पीछे फिर आप एग्जीक्यूटेबल स्ट्रेटेजी ना दें, और उसको भी आप मरहलावार करते हैं, फिर हर मरहले के अंदर फेज के अंदर उसकी क्रिटिकल आप जो है वो अप्रिसिएशन करते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या कमियां थी। तो यूं आपकी प्रैक्टिस और थ्योरी आपके साथ साथ चलती है। मगर अफसोस ये है कि ना प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को और ना ही दूसरों की फोकस मुझे नजर नहीं आता है
ये तो ठीक है कि पाकिस्तान को अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने में कुछ ज्यादा दुश्वारियां नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से आईएमएफ भी हमें बहुत से वेवर दे भी रहा है और आगे भी देगा, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी अपनी जो पर्सनल कैपेसिटी है उसमें मुझे बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आता है, यानी कि क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस। जैसे सी पैक को हमने रीलोकेट करना था, एनर्जी का मसला हल करने के बाद एनर्जी का मसला भी हम ना सही हल कर सके और इंडस्ट्रियों के लिए इंडस्ट्रियल जोन भी ना बना सके। अब आईएमएफ का तराज ये है कि जिसमें से आप खत्म करें, एक्सपोर्ट के लिए आप उनको मराहत ना दें। तो ये एक आईएमएफ का क्लियर प्लान नजर आ रहा था कि वो सी पैक के रास्ते में रुकावट बने, मगर हमारे लोगों को चाहिए कि वो कम से कम ये इस बात के ऊपर, बिल्कुल जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने किसी भी मुस्लिम कंट्री में एक दूसरे की साइड नहीं ली और इम्पार्शियल होकर हमने अच्छी काम किया, इसी तरह यहाँ भी हम ये काम करें कि कम से कम हम अपनी इकोनॉमिकल जो गोल हैं उसमें अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखें और आईएमएफ को बता दें कि आप सिर्फ अपने आप को प्राइमरी सरप्लस तक ही महदूद रखें और हमारी फिस्कल पॉलिसी में आप दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम उनको ये कहेंगे तो वो प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। वो हमारी अपनी नालायकी की वजह से हमें फिर सबसर्विएंट बनाते हैं। सही। और अगर प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि हम अब इतना सरप्लस क्रिएट कर लेंगे जब से ये ईरान का रास्ता खुलेगा और गवादर से ईस्टर्न जब कॉरिडोर खुला, क्योंकि ये आपको पता है कि अफगानिस्तान से तो आजकल बंद है, तो फिर वहां से सेंट्रल एशिया और आगे यूरोप तक अगर हम थोड़ा सा भी इस वक्त अक्लमंदी से काम लें तो गवादर से अपवर्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें ईरान की तरफ, तो हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हासिल हो सकती हैं। ठीक है, तो इकराम साहब, ये अब जो एफबीआर का टारगेट अगले साल का है 15,000 अरब से ज़्यादा का, ये अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह भी कीजिएगा काइंडली, कि हिस्ट्री हमारी जो रही है कभी हमने 14,000 अरब को भी टच नहीं किया, तो हम ये 15,000 अरब कहाँ से लाएंगे? एक अनटैक्स सेक्टर ताजरों का था, उसको हमने इंक्लूड किया है, लेकिन वो क्या कोई 800-900 अरब वो क्रिएट करके दे देंगे? हमने इनकम टैक्स में भी रिलीफ दिया लोगों को, हमने सुपर टैक्स में भी रिलीफ दिया, तो यहाँ से तो नंबर्स वैसे ही डिक्लाइन हो जाएंगे, तो ये हम 15,000 अरब तक कैसे पहुँचेंगे? ये भी बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका। देखिए, मसला ये है कि अगर आप लगातार देखें 15 साल की हिस्ट्री, तो सवाए एक साल में जो कि 2021-2022 था, उसमें एफबीआर ने अपना रिवाइज बजट जो था अपवर्ड पूरा किया, वरना दो दफा डाउनवर्ड रिवीजन हुई है और कभी एक दफा भी इन्होंने अपना बजट पूरा नहीं किया। अब मसला ये होता है कि हर बजट के वक्त आप इसको एम्बिशियस टारगेट रखते हैं और एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाते हैं और टैक्स आपका पूरा नहीं होता, तो एक फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है इन रियल नंबर्स, चाहे परसेंटेज में वो जीडीपी में थोड़ा गिर भी जाए, क्योंकि इस दफा वो बेहतर है सूरत हाल उसकी। मगर उसमें मैं एक ही चीज अर्ज करूंगा कि एफपीआर जो है वो अपनी प्रेजेंट पॉलिसीज के साथ और स्ट्रक्चर के साथ तो 15 ट्रिलियन इकट्ठा नहीं कर सकता कभी भी। हाँ, अगर हम उसको रीवैम्प करें और एक अच्छी फेडरलाइज्ड एजेंसी बनाएं और टैक्स के शरह को कम करके उसे ब्रॉड बेस कर दें, तो पाकिस्तान का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो मेरी नज़र में 30 ट्रिलियन से कम नहीं है। देखिए, इस वक्त हमारी जीडीपी 200 ट्रिलियन की है, अगर आप उसमें इनफॉर्मल को भी ऐड कर ले, उसका 15% इकट्ठा करना यानी 30 ट्रिलियन कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से हो सकता है। मगर इस सोच के साथ, इस पॉलिसीज के साथ और इस तरह के हाई रेट्स के साथ कभी भी नहीं होगा। उसके लिए तो फिर ऑल टुगेदर हमें नई एक टैक्स एजेंसी, और मेरा ख्याल है कि अगर इस एफबीआर पे और पैसा हमने ज़ाया किया, जैसा कि इन्होंने इतने ज्यादा कर्जे लिए हैं अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, कि इस वक्त ये वाहिद अदारा है जो सबसे ज्यादा जिसने कर्जा लिया, और ये बिल्कुल इसमें इस्लाहात नहीं हुई। बल्कि मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी मेरा आर्टिकल आज छपेगा जिसमें मैंने ये बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने जो रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर 30 जून 2027 तक इजाफा कर दिया और इनको फर्दर फंडिंग दी, उन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया है प्रोग्राम को। और ये वाजे तौर पर लिखा है कि आईएमएफ पे टारगेट्स तो अपनी जगह, मगर वर्ल्ड बैंक के साथ जितनी भी कमिटमेंट्स की थी रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट में, वो एफबीआर पूरी नहीं कर सका है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है और इन्होंने जानबूझकर उस रिपोर्ट को सामने भी नहीं आने दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल टाइम है कि हम एफबीआर को रीवैम्प करें और इस तरह का रीवैम्प करें कि वो एक फेडरलाइज्ड टैक्स एजेंसी बने जैसे दूसरी फेडरेशंस में है। अगर आप कनाडा में देखेंगे तो वहाँ एक ही कैनेडियन रेवेन्यू अथॉरिटी है। हमने तो इतनी रेवेन्यू एजेंसियां बना ली हैं कि लोग तंग हैं। अब अगर कोई पूरे पाकिस्तान में कारोबार करना चाहे तो उसको 4 रजिस्ट्रेशन तो सूबों की चाहिए और एक वफाक की। अब बताइए, जब वो 60 रिटर्न फाइल करेगा, उसका ऑडिट करवाएगा,
अब इसके मुकाबले में 2019 में हमारे हमसाया मुल्क ने एक यूनिफाइड सेल टैक्स गुड्स एंड सर्विस किया, और उसके बाद उनकी इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ी, क्योंकि पूरे इंडिया में आपको एक ही लाइसेंस की, एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। हमें भी ये जो सर्विसेज वाला टैक्स है और गुड्स वाला टैक्स है, इसको इकट्ठे करके हमें भी नेशनल टैक्स एजेंसी के जरिए इकट्ठा करना चाहिए। वैसे इन्होंने एक एनटीसी बना भी रखी है, उसी को ये जीएसटी काउंसिल बना लें और उसको ये काम दे दें, तो इस अकेले का पोटेंशियल 10 ट्रिलियन से कम नहीं है, क्योंकि सेल टैक्स बहुत अवेड होता है। जब वो बहुत अवेड होता है तो फिर आप इनकम भी सही डिटरमिन नहीं कर पाते। और ये आपने बहुत दुरुस्त बात कही कि एक तरफ आप डिजिटाइजेशन और आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, और एक बहुत बड़े सेक्टर को आपने हर चीज से आजाद कर दिया है, तो ये तो बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग पॉलिसी होगी, और इस पे चलते हुए तो फिर हम कभी भी वो हदफ पूरा नहीं कर सके कि जिसकी तरफ आपने इशारा फरमाया। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।